अध्याय 2 देख रहे हैं फेडरलिज्म। फेडरलिज्म का मतलब होता है संघवाद। हमने जो पहले डिस्कशन किया, हमने देखा कि पावर शेयरिंग के क्या तरीके होते हैं, सत्ता के बंटवारे के क्या तरीके होते हैं। एक वर्टिकल तरीका होता है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। तो ये जो वर्टिकल फॉर्म है, इसको हम शेयरिंग ऑफ पावर के साथ रिलेट करें तो ये जो वर्टिकल डिवीजन है, इसी को हम फेडरलिज्म की संज्ञा देंगे। तो ये जो एक डिसेंडिंग पावर शेयरिंग कह सकते हैं इसको, तो इसमें हम कोशिश करेंगे कि है क्या फेडरलिज्म, हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में इसे कैसे देखा जाएगा। उसके बाद हम जो तीसरा लोकल गवर्नमेंट, जिसे हम स्थानीय स्वशासन की बात करते हैं, नगर पालिका, नगर निगम, जो तीसरा टियर है हिंदुस्तान के संघवाद में, उसको हम बात करेंगे। क्योंकि लेवल 1, लेवल 2 हमारे पास बहुत समय से है, लेकिन 73वें 74वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद लेवल 3 आया है। तो फेडरलिज्म है क्या? एक पूरे देश के लिए, पूरे नेशन के लिए एक गवर्नमेंट है, और हर एक देश, खासतौर पे हमारा, ये अलग अलग बाउंडेड एरिया में डिवाइडेड है, जिसको हम स्टेट कहते हैं। जैसे छत्तीसगढ़ का एग्जांपल लीजिए। छत्तीसगढ़ की अपनी प्रोविंशियल गवर्नमेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट मान लीजिए बीजेपी की है, छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट कांग्रेस की है। अगर मैं आज 2020 मार्च की बात करूं तो दो तरीके की गवर्नमेंट है। फेडरलिज्म ऐसा है सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जिसमें पावर या सत्ता का डिवीजन होता है, सेंट्रल अथॉरिटी और जो स्टेट गवर्नमेंट या कहे वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स यूनिट, उनके बीच में पावर का डिवीजन है। तो फेडरलिज्म के 2 स्तरीय लेवल होते हैं हमारे खासतौर पे। जैसे मैंने बताया, पूरे देश के लिए एक गवर्नमेंट होगी। जैसे मान लीजिए डिफेंस का मामला है, वो छत्तीसगढ़ पे तो इफेक्ट नहीं करेगा, कोई अटैक नहीं करेगा, पूरे देश पे करेगा। तो कॉमन नेशनल इंटरेस्ट का सब्जेक्ट है, जैसे पैसा है, मनी, करेंसी, जम्मू कश्मीर में भी वही चलेगा, तमिलनाडु में भी वही चलेगा। तो करेंसी की बात जहां आती है, पैसे की बात जहां आती है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है इंटरनेशनल रिलेशनशिप के बीच में। जब हम स्टेट्स की बात करते हैं, गोवा की बात करें, सिक्किम की बात करें, ये हर एक स्टेट जो है, इनकी अपनी अलग सरकार है। इसको हम प्रोविंस कहते हैं कई जगह पे। और दिन प्रतिदिन के काम के लिए जो स्टेट गवर्नमेंट, उस क्षेत्र के काम के लिए वहां पर स्टेट गवर्नमेंट है। अब फेडरेशन का थोड़ा अंतर है, यूनिटरी गवर्नमेंट, इसको हम एकीकृत सरकार कहते हैं, जो यूनिटरी गवर्नमेंट है। अगर आप यूनिटरी कहें तो वहां पर एक ही लेवल की गवर्नमेंट होती है, यानी केवल सेंट्रल गवर्नमेंट अगर माने तो होगी, और बाकी जो सब यूनिट्स होती है वो सेंट्रल की सबऑर्डिनेट होती हैं या कहीं शाखाएं होती हैं। यूनिटरी सिस्टम जो होता है, एकीकृत सिस्टम का मतलब होता है एक ही है और उसके अलग अलग ब्रांचेस है। लेकिन जब हम फेडरल सिस्टम की बात करते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट अलग है, किसी और पार्टी की हो सकती है, कोalition की हो सकती है। स्टेट गवर्नमेंट बिल्कुल अलग होगी। एक पावर डिवीजन, मतलब क्लियर अधिकार क्षेत्र बताए गए हैं इनके, हमारे हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में। आपको याद होगा बेल्जियम के बारे में हमने बात की थी, वहां पर यूनिटरी थी, लेकिन वो आ गए फिर फेडरल फॉर्म में। तो 4 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किए गए वहां पे। 4 लेवल की गवर्नमेंट है वहां फेडरल में, 1 2 3 नहीं, 4 लेवल की गवर्नमेंट है। एक उनकी 2 अलग अलग रीजन है। पहले तो सेंट्रल गवर्नमेंट है, फ्लेमिश और वेलोनिया के लिए अलग गवर्नमेंट है, ब्रसेल्स के लिए अलग गवर्नमेंट है, और फिर सामुदायिक गवर्नमेंट, यानी कि जो अलग अलग समुदाय हैं उनके लिए अलग गवर्नमेंट है। वो टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है बेल्जियम। श्रीलंका में तमिल लोग जो हैं वो चाहते थे कि श्रीलंका एक फेडरल सिस्टम बन जाए,
लेकिन श्रीलंका ने कुछ और चूज किया। उनकी एक सिंहाला सेंट्रल सरकार जो पावरफुल सरकार है, और फिर उसके बाद जो लड़ाई झगड़ा हुआ, मारकाट हुई, वो सब आप जानते हैं। तो ये जो दो लेवल की गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट और जिसे हम दूसरी गवर्नमेंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट कहते हैं, इन दोनों के पास पावर है, और ये दोनों के पावर जो है इंडिपेंडेंट है, अलग अलग है। इसका मतलब जैसे मैंने बताया, कुछ ऐसी कॉन्करेंट लिस्ट भी है जिनमें दोनों के क्षेत्राधिकार आते हैं। जो फेडरलिज्म के हम की फीचर जानना चाहें, कैरेक्टरिस्टिक जानना चाहें, तो वहां 2 या 2 से अधिक लेवल होते हैं गवर्नमेंट के, 2 या 2 से अधिक टीयर होते हैं। इसी तरीके से अलग अलग जो टीयर है गवर्नमेंट के, वो लोग तो वही होते हैं, जिनको गवर्न किया। सेंट्रल गवर्नमेंट भी पूरे देश को कर रही है, एक स्टेट भी उन्हीं देश के लोगों को कर रही है। लेकिन जो जुरिस्डिक्शन होता है, चाहे लेजिस्लेशन, विधायिका के तौर पे देखें, टैक्स के तौर पे देखें, प्रशासन के तौर पे देखें, उनके अधिकार क्षेत्र बिल्कुल क्लियरली डिफाइंड है। और जो ये जुरिस्डिक्शंस हैं, जो ये दायरे हैं, ये हिंदुस्तान के संविधान में या जिस भी जगह की हम बात करें, संविधान में दिया है। जो कॉन्स्टिट्यूशन में, वो एक गवर्नमेंट कोई ऐसा नहीं चेंज कर सकती, ये यूनिलैटरली चेंज नहीं किया जा सकता। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में एक का होनी चाहिए, तब चेंज हो जा पाएगा। और कोर्ट को यह पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन की परिभाषा तय करे, उसे समझे, और अलग अलग जो गवर्नमेंट है उनकी पावर को डिफाइन कर सके, रीडिफाइन कर सके। और हर चीज पैसे से चलती है, तो हर एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट के पैसे कहां से आएंगे, इनके पास रेवेन्यू कहां से आएंगे, सोर्सेस क्या होंगे, वो क्लियरली डिफाइंड है। कॉन्स्टिट्यूशन ये चाहते थे कि भाई सबको फाइनेंशियल ऑटोनॉमी मिले, पैसा जेब में होगा तभी तो खर्च कर पाएंगे, किसी से मांगते रहेंगे तो उसको देगा नहीं देगा। तो फेडरल सिस्टम जो है उसके 2 ऑब्जेक्टिव्स है। पहला कि पूरे देश को एक तरीके से देखना, उसकी यूनिटी, एकता, उसको सेफ गार्ड करना। दूसरा यह है कि जो अलग अलग क्षेत्र में डिवर्सिटी है, जैसे हिंदुस्तान में है, उनको भी एकोमोडेट करना, उन सब डिवर्सिटी को भी साथ में लेके आना। फेडरल सिस्टम के ये 2 एक साथ काम हो जाते हैं। तो 2 तरीके हैं इसमें। पहला जो होता है वो कमिंग टुगेदर, और दूसरा है होल्डिंग टुगेदर। कमिंग टुगेदर और होल्डिंग टुगेदर में थोड़ा अंतर है। कमिंग टुगेदर का मतलब यह होता है कि अलग अलग इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं, वो कंबाइन हो जाते हैं, साथ आ जाते हैं, और वो मिलके एक वो बना लेते हैं, एक नाम बना लेते हैं, वो साथ आ जाते हैं, एक आइडेंटिटी बना लेते हैं अपनी। और दूसरा ये है कि एक बहुत बड़ी कंट्री है, वो अपने पावर को अपने स्टेट्स को दे देती है। जैसे हमारे देश में एक सेंट्रल गवर्नमेंट है और बाकी स्टेट गवर्नमेंट है, और ये सब आपस में जुड़े हुए हैं, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन हो गया है। हिंदुस्तान जो है वो होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में आता है। जरा इनको और अच्छे से बात की जाए। जो फेडरल सिस्टम है, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट वो इसमें बहुत ज्यादा ऑर्डर नहीं कर सकती, और स्टेट गवर्नमेंट के पास वो पावर होते हैं कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट को जवाब दे। कई बार वो जवाब नहीं देती है, कई बार वो देती है। तो ये सारे मैंने पॉइंट्स बताए आपको। 2 लेवल, 2 या 2 से ज्यादा लेवल होते हैं, जुरिस्डिक्शन होता है, कॉन्स्टिट्यूशन ने क्लियर बता दिया है कि किसके पास क्या पावर है, कहां से क्या चीज आएगी, और हर एक टीयर की क्या वैल्यू है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशनली संविधान के तौर पे गारंटीड है, पावर उनको इस तरीके से दिया है संविधान के तौर पे। और फिर यह है कि यूनिलैटरली चेंज नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर आपको स्टेट के कुछ चेंज करना होगा तो स्टेट की परमिशन लेनी पड़ेगी। जैसे एक स्टेट को 2 भाग में डिवाइड करना है तो वहां की आपको असेंबली की परमिशन लेनी पड़ेगी। अब फाइनली जो जुडिशरी है, उनको ये पावर रहता है कि वो समझ सके, वो जान सके और अपना डिसीजन दे सके कि अगर कोई पावर की दिक्कत आती है या कोई ऐसी और दिक्कत आती है। जो उनके सोर्सेज हैं, पैसा कहां से आएगा, कहां से नहीं आएगा, ये भी क्लियरली दिया हुआ है। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो चाहता था, ये चाहेगा कि सबके क्लियर रिसोर्सेज बता दे, कहां से आपको पैसे मिलने हैं, कैसे आप ऑटोनॉमी, स्वायत्तता अचीव करेंगे। एक आइडियल फ्यूडल सिस्टम जो होता है वो 2 तरीके से होते हैं,
कि म्यूचुअल ट्रस्ट, आपस में एक ट्रस्ट की भावना हो, विश्वास की भावना हो और एक एग्रीमेंट हो कि ठीक है हम साथ रहेंगे। तो जैसे मैंने बताया दो तरीके के फेडरल फॉर्म हो सकते हैं, कमिंग टुगेदर और होल्डिंग टुगेदर। मान लीजिए दो नेशन है, नेशन 1 नेशन 2। अब ये दोनों मिल जाते हैं और ये मिलके एक एन नेशन बना लेते हैं। ये दो नेशन जो है इनके पास अपनी अपनी ऑटोनॉमी है, लेकिन ये कंबाइन हो जाएंगे। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए में नाम ही इसका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, अलग अलग स्टेट्स हैं इसमें, वहां के अलग अलग गवर्नर्स हैं। ऐसे ही आप वेस्ट इंडीज की बात करिए, वो सब अलग अलग आइलैंड नेशंस हैं, मिलके वो काम करते हैं। तो कमिंग टुगेदर का मतलब ये है कि ये मिलके आते हैं और एक बनाते हैं। होल्डिंग टुगेदर का मतलब होता है कि एक बहुत बड़ी कंट्री होती है, वो अपनी पावर डिवाइड कर देती है जो छोटे छोटे कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, जैसे हमारे यहाँ स्टेट्स में डिवाइड है। अब यहाँ पर कमिंग टुगेदर में मतलब ये होता है कि अपनी और सोवेरेनिटी बनाने के लिए, संप्रभुता बनाने के लिए वो एक साथ आके मिलने की कोशिश करते हैं। और सेंटर में जो होल्डिंग टुगेदर में है, सेंटर इज ज़्यादा पावरफुल होता है, स्टेट कम पावरफुल होते हैं। कमिंग टुगेदर में आप देखिए जो N1 N2 अभी मैंने बताया वो दोनों में इक्वल पावर होती है, लेकिन होल्डिंग टुगेदर में थोड़ी अनइक्वल पावर होती है। कमिंग टुगेदर में यूएसए, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया जैसे स्टेट्स आते हैं और होल्डिंग टुगेदर में ऑफ कोर्स हिंदुस्तान, स्पेन, बेल्जियम जैसे देश आते हैं। हिंदुस्तान एक फेडरल कंट्री कैसे बन जाता है, क्या ऐसा है? पहली चीज तो यह है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियर बताया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन में है कि हमारा जो देश है वो यूनियन ऑफ स्टेट्स है। आर्टिकल में क्लियर लिखा हुआ है। 2 टियर सिस्टम था कॉन्स्टिट्यूशन में, शुरुआत में लिखा था कि एक यूनियन गवर्नमेंट होगा और अब नीचे उनके स्टेट गवर्नमेंट होगा। और उसके बाद तीसरा लेवल जो है वो भी आ गया 73वें 74वें 1993 के बाद, क्लियरली पंचायती राज और जो म्युनिसिपैलिटीज है, यानी गांव के लिए पंचायत, शहर के लिए म्युनिसिपैलिटीज, नगर निगम, नगर पालिका। तो 3 हो गए। अच्छा, इसके लिए एक और बताता हूं, स्टेट और यूनियन के बीच में एक लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट का मतलब वो होता है कि वो सारे मैटर जो पूरे देश से रिलेटेड है, बैंकिंग हो गई, कम्युनिकेशन हो गया, करेंसी, पैसा। स्टेट लिस्ट में क्या होता है, पुलिस हो गई, वहां की स्टेट हो गया, ट्रेड हो गया, कॉमर्स हो गया, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, सिंचाई व्यवस्था। एक कॉन्करेंट लिस्ट भी है, वो जो यूनियन और स्टेट के दोनों के कॉमन चीजें हैं, जैसे फॉरेस्ट हो गया, जंगल हो गया, या फिर अडॉप्शन हो गया बच्चों का, या किसको अधिकार मिलेगा प्रॉपर्टी का, ये सब चीजें कॉन्करेंट लिस्ट में आती है। इसमें दोनों के दोनों कानून बना सकते हैं। ये लिस्ट बेसिकली ऐसा है कि कानून कौन कौन बना सकता है किस किस क्षेत्र में। हुआ ये कि जैसे इंडिपेंडेंस हुआ, बहुत सारे प्रिंसली स्टेट हुआ करते थे, जो राजा, जहां पर राजा हुआ करते थे, वो हिंदुस्तान के पार्ट बन गए। तो इसीलिए जब वो प्रोविंस या स्टेट हमारे देश में आए, तो हमने कहा कि भाई इंडिया को हम यूनियन ऑफ स्टेट्स कहेंगे। इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा कि हमारे जो अलग अलग स्टेट हमारे पास आए हैं, जो हैदराबाद है, जूनागढ़ तो पाकिस्तान पे चला गया था, है ना, तो ये जम्मू कश्मीर जो था वो हमारे साथ कभी था ही नहीं, वो शर्त पे आर्टिकल 370 में वो जो शर्तें डाली गई तब वो आया। तो ये सब कॉन्स्टिट्यूशन में हमने लिखा कि यूनियन ऑफ स्टेट्स है। ये कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली बताता है कि जो 3 अलग अलग लेवल है, उसमें क्लियर अलग अलग लिस्ट में बताया गया किसके पास कितनी पावर है। लेकिन अगर एक कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, मान लीजिए लॉज में कोई कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, हो सकता है यूनियन कॉन्करेंट लिस्ट में यूनियन गवर्नमेंट बनाए और स्टेट भी बनाए, तो जो यूनियन बनाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाता है, वो स्टैंड करेगा। जम्मू कश्मीर के पास अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन मैं आपको बताऊं 370 एब्रोगेट हो चुके हैं। अब उसके लिए स्पेशल कारण था, क्योंकि ये क्षेत्र हमारे पास नहीं था। जब ये क्षेत्र हमने लिया तब कुछ चीज़ें, कुछ शर्तें थी, क्योंकि ऑटोनोमस राज्य था ये, तो इसीलिए कई चीज़ें इनको दी गई स्पेशल। जैसे नॉर्थ ईस्ट में कई स्टेट्स है, जब वो हमारे साथ आए तो उनको कुछ स्पेशल 371 में हमने प्रिविलेज दी। तो लेकिन अब जम्मू कश्मीर अब स्टेट नहीं है, 2 यूनियन टेरिटरी बढ़ चुका है। इसके अलावा है कई ऐसे छोटे छोटे जगह है, ना तो उनको पूरा राज्य बना सकते हैं, तो वो बहुत छोटे छोटे थे, ना किसी के साथ आप मिला सकते थे। तो ये जो जगह है
इनको मर्ज नहीं किया जा सकता था और वो छोटे थे, इंडिपेंडेंट स्टेट भी नहीं बनाया जा सकता था। तो इसके लिए इनको क्या किया गया, इनको बना दिया यूनियन टेरिटरी। जैसे चंडीगढ़ हो गया, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दिल्ली, तो ये इसको केंद्र शासित प्रदेश, नाम ही इसका केंद्र शासित प्रदेश है। ये जो टेरिटरीज है इनको स्टेट का पावर नहीं है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है इनको गवर्न करने का। कॉन्स्टिट्यूशन में जो पावर शेयरिंग अरेंजमेंट है उतना आसानी से चेंज नहीं कर सकते, सत्ता का बंटवारा इतना आसानी से चेंज नहीं कर सकते। पहले वो दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट में 2/3 मेजोरिटी जिसे हम कहते हैं विशेष बहुमत से पास होगा। उसके बाद जो स्टेट्स है, कम से कम जैसे हमारे पास 28 स्टेट्स है, 14 स्टेट इसको सपोर्ट करना चाहिए, एग्री करना चाहिए, तब पास हो पाता है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बहुत बड़ा एक वो है, तरीका है। अगर जैसे मैंने कहा कि कोई दिक्कत आती है पावर डिस्ट्रीब्यूशन के बीच में, तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कोई भी वहां जा सकता है और वो डिसीजन ले सकते हैं। यानी डायरेक्टली आप हाई कोर्ट और खासतौर पे सुप्रीम कोर्ट में ले जा सकते हैं डायरेक्ट। अगर कैसे फेडरलिज्म को प्रैक्टिस किया जा सकता है जाता है, देखें कॉन्स्टिट्यूशन में क्या ऐसी चीजें हैं जो फेडरलिज्म को बनाएंगी। जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस हैं वो जरूरी तो है एक फेडरलिज्म को बनाने के लिए, लेकिन पूरे सफिशिएंट नहीं है। जो असली फेडरलिज्म का सक्सेस है, संघवाद का सक्सेस है, वो तभी हो सकता है जो हमारी डेमोक्रेसी पॉलिटिक्स है हमारे कंट्री में, हमारी जो लोकतंत्र की है बात है, और वो लोकतंत्र जो पॉलिटिक्स है, लोकतांत्रिक राजनीति, उसके बिहाफ पे चीजें तय होती है कि वाकई फेडरलिज्म प्रैक्टिस हो रहा है या नहीं हो सकता। जैसे मैं आपको बताऊं, लिंग्विस्टिक स्टेट मतलब भाषाई आधार पे जो स्टेट्स हैं, तो हुआ ये कि जो बाउंड्री है वो किस तरीके से बनी है, हमारे देश के अलग अलग राज्य कैसे बने, आपने सोचा होगा कभी। तो ये जो लिंग्विस्टिक स्टेट है, ये सबसे पहला जिसमें एक ऐसा एरिया है जो अमूमन एक भाषा बोलते हैं या इक्वालिटी वाला भाषा बोलते हैं, आसपास की भाषा बोलते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टेट्स थे जो खत्म कर दिए गए और नए स्टेट्स बनाए गए, क्योंकि भाषा के तौर पे इनका कहें रीअरेंजमेंट किया गया। 1947 बहुत सारे जो स्टेट्स हैं उनको चेंज किया गया, नए स्टेट्स बने गए। आपको याद है 2014 में अभी तेलंगाना बना है। जैसे मैं आपको एक बाउंड्री बताऊं, ये मान लीजिए पहले की है। लोग जो है यहाँ के लैंग्वेज एक बोलते हैं, दूसरी जगह के लैंग्वेज दूसरी बोलते हैं। तो क्यों अब आप इसको क्यों ना L1 को अलग बना दें और L2 को अलग बना दें। ये इसलिए था कि जो लोग हैं वो एक लैंग्वेज बोल रहे हैं, तो क्यों ना उनको साथ ला लिया जाए। तो ये जो डिमांड थी लैंग्वेज पे, कई लोग जो नेशनल लीडर्स थे उन्होंने कहा कि अगर ऐसा होगा तो डिसइंटीग्रेशन ना हो जाए कंट्री का। लैंग्वेज के बेसिस पे अगर आप करेंगे तो डिसइंटीग्रेशन ना हो जाए, तो फिर क्या करें। तो इसके लिए एक कहा कि भाई जो लैंग्वेज 2 वाले हैं, कुछ ऐसे लोग हैं एक लैंग्वेज 2 वाले और बोलते हैं आसपास के, है ना। तो यहां पर एक लोग यहां भी रह रहे हैं, कुछ लोग यहां भी रह रहे हैं, लेकिन इनके बीच में कल्चर कॉमन है, इनके बीच में कॉमन कल्चर है, एथनिसिटी है। तो अब कई ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जो बहुत पहाड़ी क्षेत्र है, कुछ लैंड पे रहते हैं। बहुत कम पॉसिबिलिटी है कि इनके बीच में सेम कल्चर हो। पहाड़ी लोग का कल्चर, जो प्लेन्स में रहते हैं उनके कल्चर बहुत कम मिलेंगे। लेकिन अगर पहाड़ों का एक भाग ले ले, जैसे कुमाऊं और गढ़वाल को ले ले, तो वो दोनों काफी तौर पे एक जैसे हैं। तो इसलिए कुमाऊं और गढ़वाल को मिला के आप उत्तराखंड बना सके। वो पहाड़ी क्षेत्र था, जबकि कुमाऊं और गढ़वाल जो है अलग अलग बिल्कुल विधाएं हैं, बट फिर भी पहाड़ी कल्चर मिलता है थोड़ा बहुत। इस तरीके से ये स्टेट बने, इस तरीके से ये स्टार्ट बने, कई भाषा के हिसाब से बने और कई कल्चर के हिसाब से बने। जैसे मैंने आपको बताया, नागालैंड, उत्तराखंड, झारखंड, नागालैंड, उत्तराखंड, झारखंड, ये सब कल्चर एथनिसिटी के हिसाब से बनाए गए और ज्योग्राफी के हिसाब से बनाए गए।
लेकिन बहुत सारे जो स्टेट्स हैं हम देखते हैं वो सारे लैंग्वेज के बेसिस पे बनाए गए हैं। जब हम लिंग्विस्टिक की बात करते हैं, भाषाई के तौर पे बात करते हैं, तो कई लोगों ने, मैंने कहा था, एक स्केप्टिसिज्म की तरह देखा बड़े कि भाई ऐसा ना हो कि डिसइंटीग्रेशन हो जाए। प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन फिर हमने देखा कि जो लिंग्विस्टिक स्टेट्स हैं वो देश में को और यूनाइट उन्होंने किया। अलग अलग भाषा थी, इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन ईजियर हो गया। भाषाई तौर पे जब हमने डिवाइड कर दिया, अब अगर एक पॉलिटिकल आदमी आया, एक साहब आए यहाँ पर, एक ऑफिसर है यहाँ पे, और वो कुछ बोलना चाहते हैं, अपनी अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं, कोई पॉलिसी बताना चाहते हैं लोगों को, तो अगर L1 लैंग्वेज यहाँ बोलेंगे तो सब लोग समझ जाएंगे। और वो एक समझना ही नहीं, केवल वो ये कहेंगे कि हाँ ये जैसे अपने जैसा लग रहा है ये। तो ये एक इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है। उसके बाद कुछ लैंग्वेज पॉलिसी वाली बात आती है। जो सेकंड टेस्ट था इंडियन फेडरेशन को बनाने का, वो था, एक तो लिंग्विस्टिक स्टेट हो गया, दूसरी चीज थी कि लैंग्वेज पॉलिसी क्या होगी। क्योंकि अब हिंदुस्तान के सामने एक ऐसी बात आ गई कि अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग लैंग्वेज पे तो डिवाइड कर दिया आपने, लेकिन आप तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने पूरे देश की कोई लैंग्वेज रखी नहीं। इसका मतलब हमारी कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है। हमारी जो हिंदी है वो ऑफिशियल लैंग्वेज 40% लोग बोलते हैं, बाकी 60% लोगों का क्या। तो कॉन्स्टिट्यूशन में 1965 में ये बताया गया कि जो इंग्लिश है वो ऑफिशियल पर्पस के लिए अंग्रेजी यूज होगी। हाँ, अब लेकिन इसको कॉन्स्टिट्यूशन में था कि भाई ये खत्म होना है। 1965 में इंग्लिश जो है वो खत्म हो जानी चाहिए ऑफिशियल पर्पस के हिसाब से, क्योंकि अंग्रेजों से तो हम वो हुए थे, आजाद हुए थे। इसका मतलब ये है कि 21 जो लैंग्वेज है हिंदी के अलावा वो शेड्यूल्ड लैंग्वेज रिकॉग्नाइज की गई। जितनी भी गवर्नमेंट है वो चाहती थी कि भाई अपना जो हमारी लैंग्वेज है उसके हिसाब से काम किया जाए हमारे क्षेत्र में। हर एक स्टेट यही तो चाहेगा। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में 1965 में जैसे मैंने कहा था कि अंग्रेजी का उपयोग बंद होना था, लेकिन आप देखें 60% जो अंग्रेजी नहीं, ये कहें कि वो अपनी लैंग्वेज बोलते थे। तो बहुत सारे ये थे जो खासतौर पे जब हिंदी की बात आई वो चाहते थे कि अंग्रेजी को कंटिन्यू किया जाए। खासतौर पे तमिलनाडु बड़ा एक मूवमेंट हुआ, बहुत इसमें मारकाट हुई। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा ठीक है कि अंग्रेजी और हिंदी दोनों को आप यूज कर सकते हैं ऑफिशियल पर्पस के लिए। तो इसका मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने एग्री किया कि अंग्रेजी और हिंदी दोनों को ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज किया, क्योंकि हिंदी जहां आप बोलेंगे वहां बाकी राज्य जो है वो थोड़ा सा नाराज हो जाएंगे। और अंग्रेजी जो 1965 में खत्म होनी थी वो आज तक चले जा रही है और चल रही है। तो ये चीजें होती रहती हैं, कई पॉलिटिकल पार्टीज कुछ बोल देती हैं और कभी कभी ये बात आगे आ जाती है। देखिए, जो प्रमोशन होता है कि हमारा जो केंद्र सरकार है हिंदू को प्रमोट करती है, एक हिंदी पखवाड़ा कराती है 14 दिन का हर एक सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिस में। लेकिन मेन चीज ये है कि वो उसको प्रमोट कर रही है, वो इंपोज नहीं कर रही है, वो केवल प्रमोट कर रही है। वो प्रेशराइज नहीं कर रही किसी को कि आप हिंदी करें। अब एक बहुत बड़ी बात जो आई वो है, हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा कंट्री है, कॉन्टिनेंट की तरह है, महाद्वीप की तरह है ये। अब ऐसे हमारे स्टेट्स हैं जो कई यूरोपियन कंट्रीज से भी बड़े हैं, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, 23 करोड़ तो यूपी की है। तो जब हम फेडरलिज्म की बात करते हैं तो हमको सेंटर स्टेट रिलेशन का क्या रिस्ट्रक्चरिंग है, ये भी एक बहुत जरूरी चीज इसमें देखनी आती है। 1990 में एक जो रीजनल पार्टीज हैं, जैसे क्षेत्र, मान लीजिए तमिलनाडु ले लिया या कर्नाटका हो गया, यहां पर अलग अलग जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो निकल के आई। ये कहीं ना कहीं ऐतिहासिक तौर पे इन्होंने कुछ फाइट की होगी, जैसे अन्ना द्रमुक, डीएमके, सब जो है लैंग्वेज के कारण आई। तो ये सारी जो, जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस, बीजेपी, ये जो पार्टी थी ये अपनी गवर्नमेंट बना रही थी।
अपने सेंटर में भी बना रही थी और स्टेट में भी बना रही थी। तो स्टेट में उस तरीके से पावर का उपयोग नहीं हो रहा था, क्योंकि सेंटर और स्टेट में भी दोनों एक ही गवर्नमेंट थी, तो स्टेट उतना ज्यादा यूज नहीं कर रहा था उस समय, इस तरीके से नहीं हो रहा था। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, 1990 के पहले हमने देखा सेंट्रल गवर्नमेंट कभी कभी अपना पावर का मिसयूज करती थी, वो स्टेट गवर्नमेंट को हटा देती थी। जैसे मान लीजिए कोई ऐसी पार्टी है जो विरोधी उनकी पार्टी है, उनको वो हटा देती थी, क्योंकि गवर्नर के पास पावर था। गवर्नर के पास पावर होता है कि वो डिसॉल्व कर दे पूरी असेंबली को। तो ये जो है फेडरलिज्म का के खिलाफ बात थी। मान लीजिए बीजेपी की सेंटर की सरकार है और किसी और क्षेत्र में किसी और की सरकार है, मान लीजिए टीएमसी की, तो बीजेपी हटा सकती है उनको, क्योंकि गवर्नर कह देगा ये यहां पर ठीक से रूल नहीं हो रहा। तो ये एक बड़ी दिक्कत वाली भी थी। अब हुआ ये, मैं आपको एक और बात बताता हूं। पॉपुलेशन हमारे स्टेट्स में कहीं है, मान लीजिए 4 स्टेट है, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, और ये एग्जाम्पल ले रहा हूं। इनके पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, इनके पास सीट्स भी बहुत ज्यादा है, लोकसभा की और राज्यसभा की। तो मान लीजिए चारों मिल जाए और ये कोalition बना ले, और मान लीजिए इनके इतने एमपी बन गए, इतने एमपी आ गए, 80 तो यूपी से ही आ जाते हैं, 273 274 चाहिए होते हैं। अगर ये मिल के आ जाए और जीत गए तो कोalition गवर्नमेंट बन जाएगी। और यही काम हुआ 1990 के बाद। जो कोalition पार्टी है, यानी कि अलग अलग पार्टी के लोग मिल गए और इन्होंने गठबंधन की सरकारें बनाई सेंटर पे। और कोई भी जो पार्टी है, जैसे सेंट्रल पार्टी जिनको नेशनल पार्टी का लेबल मिला हुआ था, उनको मेजॉरिटी नहीं मिली, तो ये जो कोalition था कि भाई इनके अलावा जो मेन लीडिंग पार्टी है उनके अलावा उन्होंने कोalition बनाया और फिर वो मेजॉरिटी उनको मिली। तो यहां पर पावर शेयरिंग बढ़ी, क्योंकि अब पावर शेयरिंग इन चारों स्टेट के बराबर है। कोई ये नहीं कह सकता कि भाई एक डीएमके और एक टीएमसी इनके पास अलग अलग पावर है। तो हर एक स्टेट जो है उस पावर को अच्छी तरीके से यूज कर सकता है। इसका मतलब ये अब फेडरल यूनिट का असली में काम होने लगा, जो पहले नहीं होता था। इसका मतलब ये है कि फेडरल पावर शेयरिंग जो है वो आज के दौर में कोalition टाइप की गवर्नमेंट है। चलिए स्टेट सेंटर में नहीं है, 2014-2019 में बीजेपी की सरकार पूरे मेजॉरिटी से आई तो आज वहां नहीं है, लेकिन स्टेट में है। महाराष्ट्र की बात करें तो वहां 3 पार्टी मिलकर चुनाव लड़ी और उन्होंने सरकार बनाई। अब हम डिसेंट्रलाइजेशन की बात जब करते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट जब है वो पूरे देश को गवर्न कर रही है, फिर स्टेट गवर्नमेंट है जो स्टेट को गवर्न कर रही है। लेकिन यहां तक तो ठीक है, ये एक टीयर हो गया, ये दूसरा टीयर हो गया। लेकिन ये पूरा का पूरा इतना बड़ा कंट्री है, पूरा हमारा जो देश है वो मोस्टली गांव में रहता है, तो ये 2 टीयर पूरे नहीं पड़ रहे थे पूरे देश को ठीक से चलाने के लिए। तो फेडरल पावर शेयरिंग के लिए एक और टीयर चाहिए था, एक और स्तर, एक और लेवल चाहिए था। तो पावर जब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से शेयरिंग हुई तीसरे लेवल पे, इसको जो थर्ड जो टीयर है इसको हमने कहा डिसेंट्रलाइजेशन। और ये जो थर्ड लेवल की सरकार है इसको हमने कहा लोकल गवर्नमेंट, इसको हमने कहा ये स्थानीय शासन है। एक स्टेट है, स्टेट को आप अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट को अलग अलग वार्ड में डिवाइड कर सकते हैं। एक वार्ड में अगर आप रहते हैं तो ये आपको इस वार्ड की प्रॉब्लम ज़्यादा अच्छे से पता है ना। आपके बगल में आपका वार्ड मेंबर या कॉर्पोरेटर रहता होगा। तो जो लोग हैं, वो जो लोग वहाँ के लोग हैं, वो ज़्यादा अच्छे से समझते हैं कि वहाँ की दिक्कत क्या है, वहाँ की परेशानी क्या है। तो इन लोगों को अगर डिसीजन मेकिंग दी जाए, इन लोगों को अपनी यह सरकार, लोकल सरकार बनाने की सुविधा दी जाए, तो इसी को हम डिसेंट्रलाइजेशन की बात कर रहे हैं। मैंने जैसे कहा 1992 में तैयारी हुई, जो 73rd और 74th अमेंडमेंट हुए कॉन्स्टिट्यूशन में, और फिर उसके बाद हम इसको PRI का नाम देते हैं, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, पंचायती राज व्यवस्था। अगर आप अर्बन की बात करें तो वहाँ मैं वार्ड की बात करूँगा, रूरल में जाए तो हर एक गांव या 2-3 गांव मिलके एक पंचायत बनाते हैं। अब हम रूरल एक जगह जाइए जहाँ मतलब मान लीजिए 10,000 की पॉपुलेशन है। ये जो लोग हैं
वो एक अपने रूरल एरिया में जाएंगे तो मान लीजिए 1000, 10,000 है, 5,000 है, 4,000 है। वैसे तो 5,000 के ऊपर जो है वो शहरी क्षेत्र में आ जाता है, लेकिन एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो वो लोग अपने लोगों को सिलेक्ट कर लेंगे, इलेक्ट कर लेंगे, पंचायत इलेक्ट कर लेंगे। पंचायत मतलब 5 होते हैं, लेकिन आजकल ऐसा नहीं है, 5 का मतलब 5 नहीं है, वो उनके पॉपुलेशन के हिसाब से होता है। तो फिर जो लोग हैं जिनको इलेक्ट कर रहे हैं, आप डायरेक्टली उनसे संबंधित हैं, आप जानते हैं उसको। तो ये जो एरिया है, वो ये जो आपने जिनको इलेक्ट किया है पंचायत के तौर पे या वार्ड मेंबर के तौर पे, वो इस एरिया का देखरेख करेंगे, प्रशासन करेंगे। अब आप क्या करें कि एक ये हो गया, एक ये हो गया, 3, एक पंचायत, एक पंचायत, एक पंचायत, इन तीनों को मिला लीजिए। ये पंचायत, ऐसे 2-4 पंचायत को मिला लीजिए, तो इसको हम पंचायत समिति कह देंगे। 3 लेवल की होती हैं। सबसे पहले जो है ग्राम पंचायत होती है, फिर तालुका पंचायत होती है, तालुका कह सकते हैं, ब्लॉक पंचायत कहते हैं। तो इन सबको मिला लीजिए। ये ऐसे पंचायत समिति, एक और पंचायत समिति हो सकती है, एक और पंचायत समिति हो सकती है। मैंने कहा पहले हमने ग्राम पंचायत बनाया, ग्राम पंचायत के बाद हम चले गए तालुका पंचायत पे। अब इन अलग अलग तालुका पंचायत को मिला लें, इनको हम जिला परिषद कहते हैं। ठीक है, ये हमारी टॉप पे हो गई। तो अर्बन एरिया में भी ऐसा है और हमारे इसमें भी आता है। जब हम बिग सिटी की बात करते हैं, बड़े बड़े सिटी में, वहां म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस होते हैं। तो ये जो नया सिस्टम आया लोकल गवर्नमेंट का, ये बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट था डेमोक्रेसी में। आज के दौर में ऐसा बहुत ही कम जगह हुआ है। तो मैं ज़रा एक फ्लो डायग्राम बता दूं आपको कि पंचायती राज कहाँ किस तरीके से आती है, तीसरी टियर या 3rd लेवल की गवर्नमेंट कैसे बनती है। सबसे पहले आपका यूनियन गवर्नमेंट आती है, फिर स्टेट गवर्नमेंट आती है, उसके बाद पंचायती राज आती है। ये रूरल एरिया के लिए है, गाँवों के लिए है। फिर सबसे नीचे जो होता है ग्राम पंचायत, फिर उसके ऊपर होता है, जब बहुत सारी ग्राम पंचायत मिल जाती हैं तो ब्लॉक या तालुक पंचायत बनता है। और फिर क्योंकि विलेज पंचायत, अच्छा, इसके नीचे होती है ग्राम सभा। ग्राम सभा मतलब हर एक विलेज के, गांव के जितने भी लोग होंगे जो वोटर लिस्ट में होंगे, वो सब ग्राम सभा में होते हैं। ग्राम सभा अपनी विलेज पंचायत चुनते हैं। विलेज पंचायत के जो अधिकारी होते हैं, जो हेड होते हैं, वो मिला के तालुका पंचायत हो जाती है। तालुका पंचायत में जो सीनियर है वो मिलके जिला पंचायत बना जाते हैं। तो अब म्यूनिसिपैलिटी की बात करें, अगर शहर की तरफ आ जाए, तो जो म्यूनिसिपल एरियाज होते हैं, हर एक जो एरिया है उसको वार्ड्स में बांटा जाता है। वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 22, वार्ड नंबर 26, ऐसे करके। तो वहां से नगर पंचायत शुरू होती है। अगर छोटा एरिया है तो नगर पंचायत है। ये नगर पंचायत मिलके आपके म्यूनिसिपल काउंसिल बनेगा, और म्यूनिसिपल काउंसिल के बाद ये म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बनेगा। जैसे अगर विलेज पंचायत से कंपेयर करें तो शहर के क्षेत्र में नगर पंचायत हो जाएगी। ऐसे ही अगर आप ब्लॉक पंचायत, तालुक पंचायत को कंपेयर करें शहर के क्षेत्र में, तो म्यूनिसिपल काउंसिल हो जाएगी। ऐसे जिला पंचायत है, अगर शहर के क्षेत्र में आए तो इसी को हम म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कहेंगे। अगर आप मुंबई की मैं बात करूं तो वहां का जो बीएमसी है, वो इतना पैसा है उसके पास, और इतना उसका टर्नओवर है कि वो पूरे कई ऐसे विश्व में ऐसे देश है उससे ज़्यादा, जो उनकी इकोनॉमी है उससे ज़्यादा उनके पास पैसा है। तो कई ऐसे बड़े बड़े हमारे पास कॉर्पोरेशंस हैं। तो ज़रूरी ये है कि ये मिले आपस में। ये बना तो दिया आपने। जो ग्राम पंचायत है वो 2 से 3 बार वो एक साल में उनको मिलना ज़रूरी है। और जब हम जिला परिषद की बात करते हैं, जो टॉप लेवल पे है, जो मैंने आपको 3 बताया था ना, पहला आपको मैंने बताया था कि जो ग्राम पंचायत है, फिर तालुक पंचायत है, फिर जो जिला परिषद है, जिला टॉप पे जो होता है। इसमें आप देखेंगे कि बाकी मेंबर तो हैं ही, साथ में जो एमएलएज हैं, एमपी हैं, और बहुत सारे जो मेंबर्स हैं जिनको हम कहते हैं गेस्ट मेंबर्स, वो भी होते हैं। जो म्यूनिसिपल चेयरपर्सन होता है उनको मेयर कहते हैं। वार्ड मेंबर एक को इलेक्ट करते हैं, वो मेयर हो जाते हैं। तो हमने ये देखा यहां पर कि हम लोग जो 3rd टियर की बात करते हैं, यहां पर इलेक्शन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनली बाइंड हो गया है। यहां पर अगर ग्राम पंचायत, विलेज पंचायत है, वहां पर गवर्नमेंट होनी वहां पर अगर बाई चांस रिजॉल्व हो गई तो 6 महीने में आपको कराना पड़ेगा चुनाव। SC, ST, OBC, वुमेन्स के लिए सीटें बिल्कुल रिजर्व्ड है। जो विमेन है, औरतों के लिए पूरे के पूरे पंचायती राज व्यवस्था में 1/3 उनको
मतलब 33% रिजर्वेशन है। इसके अलावा जो पूरा एक स्टेट है वहाँ पर एक स्टेट इलेक्शन कमीशनर होगा। जितने भी पंचायती राज के इलेक्शन हो गए ये स्टेट इलेक्शन कमीशन का काम होगा। इसका कोई भी मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से नहीं है, ये अलग है। इस तरीके से स्टेट गवर्नमेंट पावर शेयर करेगी। 11वीं अनुसूची में ये क्लियर दिया हुआ है कि क्या क्या पावर इनको मिलेंगे। मैं आपको बताऊं 32 से 36 लाख, ये थोड़ा चेंज होते हैं, तो मैं 32 लाख से 36 लाख की एक नंबर रखता हूं। तो इतने बड़ा नंबर है जो ये जो 36 लाख जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव है 3rd ईयर के, आप देखें कई ऐसी कंट्रीज हैं जिनकी इतनी पॉपुलेशन भी नहीं जितने लोग हमारे यहाँ स्थानीय निकाय के अधिकारी हैं। जबकि आप MP और MLA मिला लें, वो कुल मिला के पूरे देश में 5000 से कम होते हैं। तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और म्यूनिसिपल कमिटी इसमें जरा अंतर समझ लीजिए। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ये बड़ी बड़ी सिटी के लिए होते हैं, हेड यहाँ का मेयर होता है, इनका पावर ज़्यादा होता है, पैसे ज़्यादा होते हैं इनके पास, रेवेन्यू के सोर्सेज ज़्यादा होते हैं और ये स्टेट गवर्नमेंट से डायरेक्टली डील करते हैं। म्यूनिसिपल कमिटीज़ जो होती हैं ये छोटे शहरों के लिए होती है, छोटे शहरों के लिए, और इनके जो हेड है उनको चेयरमैन या प्रेसिडेंट कहा जाता है। इनके कम पावर होते हैं, सोर्सेज जहाँ से पैसे आएंगे, रेवेन्यू के सोर्सेज आएंगे वो कम है, और ये स्टेट गवर्नमेंट से डायरेक्टली डील नहीं करती, ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू स्टेट गवर्नमेंट से डील करती है। तो आप ये कह सकते हैं कि जब 5 लाख और कुछ 5 लाख या उससे ऊपर ये आपका म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हो गया, 20,000 से ऊपर ये फर्स्ट लेवल, अगर ये बढ़ जाता है 2 लाख तक आ जाता है, अगर ये 2 लाख से ऊपर आ जाता है, ये नगर पालिका है 20,000 से ऊपर, जैसे ये 2 लाख तक पहुंच जाता है, जैसे पॉपुलेशन 2 लाख की पहुंच जाएगी, तो अपने आप ये म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बन जाएगा। तो ये बात हुई इस चैप्टर की। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।